चुके हुए कि हमारे केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. These are the 3 branches, right? ना फिजिकल केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है, मतलब ऐसा कौन सा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन रखता है? तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन रखता है वो वाला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर की ही पूरा फिजिकल केमिस्ट्री टिका रहता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन रखते हैं ये 2 चैप्टर. एक है हमारा चैप्टर जो आज हम शुरू करने वाले, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग. मेरा ये मानना है कि भैया अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, आप ये समझ लो आपका जो है 60% इनऑर्गेनिक वाला पार्ट डन है. क्योंकि 60% पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड है. रिएक्शंस को हटा दीजिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट रिएक्शंस. रिएक्शंस के अलावा जितना भी कंसेप्ट होता है, जितना भी थ्योरी होता है, वो सिर्फ इन 2 चैप्टर के बेसिस पे डील कर दिया जाता है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग. सो पीरियोडिक टेबल डिपेंड कर रहा है कौन से चैप्टर पे, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पता, मतलब ऑर्बिटल्स नहीं पता मुझे, एन एल एम नहीं पता, क्वांटम नंबर्स, मुझे एस पी डी ऑर्बिटल्स नहीं पता, मैं पीरियोडिक टेबल नहीं कर पाऊंगी. मैं पीरियोडिक टेबल नहीं कर पाई, मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाऊंगी. ये मैंने दोनों नहीं किया तो मैंने ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नहीं कर पाऊंगी. मतलब मैं पूरा इनऑर्गेनिक का भी समझ लो 0 हो गया, 60% तो पूरा खत्म हो गया. तो इसलिए मैंने आपको क्लास में, लास्ट क्लास में बोल दिया था कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो आई होप ये सबने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, किसी को कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना? यस सर. ठीक है. अब हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को जो है अच्छे से करेंगे. आज हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल से. तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? कुछ चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ी है, पहले हम उसी को रिवाइज करेंगे, उसी की डिटेल में जाएंगे. वापस से फिर हम जो है उस टॉपिक पे आएंगे जो हमारा 11th का टॉपिक है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल. ठीक है जी. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? सबसे पहली चीज ये आती है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? हमें क्या जरूरत पड़ी है क्लासिफाई करने की? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की हमें क्या जरूरत पड़ी है? मैम, टू मेक इट इजियर फॉर अस टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स. राइट. तो बेसिकली ऐसा नहीं है ना कि आपके पास एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है. भैया टिल नाउ 118 एलिमेंट, 120 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके हैं. अब मैं 120 एलिमेंट को अलग अलग तो नहीं स्टडी कर सकती कि भाई इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है. तो हम ये चाहते हैं कि भाई चलो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज 100% तरीके से कर दो. 100% जैसी कोई चीज तो नहीं होती, लेकिन हाँ मैक्सिमम पॉसिबल क्लासिफिकेशन हम लोग कर दे, ताकि अगर मैं एक चीज जानूं तो उससे रिलेटेड सारी एलिमेंट जो वो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो सारी चीजें मुझे पता हो, है ना? सो वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स बिकॉज वी हैव सो मेनी एलिमेंट्स. जो है हम इंडिविजुअली याद नहीं कर सकते. सो इसलिए हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का. तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड elements are classified in order to make it easier for us to remember their properties and right. तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो हैं हम लोगों ने किए ताकि हम एलिमेंट्स को क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके. तो सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था, कौन बताएगा? What was the first attempts in classifying the element? Attempts. मैम, मैम दो लूथर में No, no. ट्राइड्स में. Daubenier triads. यस मैम. लॉथर में उसके बाद आया. तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो है वो किया है हमारे डोबेनियर ने.
ट्राइड्स बनाए डोबेनियर ने। तो क्या ट्राइड्स बनाए, उसका कॉन्सेप्ट क्या था? डोबेनियर का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम तीन तीन के ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स को रखें तो ऐसा देखा जाता है जो मिडल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट टू। मतलब अगर मैंने ए बी सी तीन एलिमेंट्स जो हैं एक ट्राइड बनाया है तीन एलिमेंट का, तो जो मिडल एलिमेंट है बी उसका एटॉमिक मास ऑफ बी should be the average of atomic mass of A and C. A and C मतलब अगर B का एटॉमिक मास देखा जाए तो A और C का क्या होना चाहिए, एवरेज। तो ऐसे उसने बहुत सारे ट्राइड्स बनाए, जैसे उसने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्राइड बनाया। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। नाउ दे सकते हैं 39 प्लस 7/2 अगर मैं करूंगी तो वो 23 आएगा, दैट इज द सोडियम, है ना। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का क्या ट्राइड 1। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ट्राइड की बात करें तो सेकेंड ट्राइड उसने बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। क्लोरीन होता है 35.5, ब्रोमीन होता है 80, आयोडीन होता है 127। तो अगर मैं 127 प्लस 35.5 का एवरेज करूंगी तो वो कितना निकल के आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर है क्योंकि इसका 80.9 के समथिंग होता है, मतलब 81 आसपास हो गया, तो मतलब इसी के बराबर हो गया एवरेज। वैसे ही बहुत सारे उसने ट्राइड बनाए। ट्राइड 3 उसने बनाया फॉस्फरस एंटीमनी बिस्मथ का, फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी का। ये 120 होता है, ये 75 होता है, ये 31 होता है। तो 120 प्लस 31/2 करोगे अप्रोक्सीमेटली 75 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो इस तरीके से उसने काफी सारे ट्राइड्स बनाए जिसमें ये देखा कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकल कर आ रहा है एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, राइट। बट एक सिंपल सी बात है, क्या ये 120 एलिमेंट, 119 एलिमेंट, 118 एलिमेंट, जो इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए सबके लिए पॉसिबल हो पाएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं। करेक्ट, हाँ या ना? Yes, sir. तो बहुत सारे जैसे कि आयरन कोबाल्ट निकल, उसी में आपका ट्राइड नहीं बन पाया, है ना। बहुत सारे और आए, रुथीनियम रोडियम प्लैटिनम, उसमें भी नहीं बन पाया। मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये यूनिवर्सल चीज नहीं है, आप इसको बहुत ज्यादा लॉन्गर डायरेक्शन तक या बहुत सारे ज्यादा एलिमेंट्स के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। एम आई क्लियर टिल नाउ? हैव यू ऑल नोटेड दिस? Yes, मैम ma'am. हाँ जी बोलो। उसने मतलब कैसे भी उठा के मतलब ऐसे ट्राइड बना दी कि मतलब दो का एवरेज एक है, या फिर उन तीन को उठाए जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है और उसके बाद ऐसे एवरेज किया। नहीं, उसने तो जब इसने किया तो उसने इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, बट यस उसने थोड़ा सा एलिमेंट्स ऐसे उठाए थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना, लिथियम को किसी और के साथ नहीं लेगा, है ना। उसने लिथियम सोडियम पोटेशियम इसलिए लिए क्योंकि वो अल्कली मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले लिए। लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों के अंदर ट्राइड बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम और पोटेशियम से ही मिलती है। लिथियम की प्रॉपर्टी जो है रुबीडियम सीजियम से भी मिलती है, लेकिन वहां ट्राइड नहीं बन पा रहा, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसने सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले लिए, लेकिन सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले भी सारे नहीं लिए, सिर्फ वही लिए जहां ट्राइड बन पाया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस मैम। ठीक है ना, नोट किया सबने? मैम ऊपर को स्क्रॉल कर दो। हाँ जी, तो मैम हाँ जी। मैं अभी ड्रॉपिड से पहले उन्होंने नाम लिया था, एल से कोई नाम लिया था तो लॉथरवेयर, लॉथरवेयर। ये आईसी से पढ़ाते हैं, आईसीएससी में? ये तो मुझे पता नहीं, आईसीएससी में पढ़ाते, 11th में तो पढ़ाते हैं। नहीं मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे जब मैं 10th तक हम डॉबिनियस और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और एक और मैंने नाम लिया था, सर उन्हीं का पढ़ाया था ऐसे। हाँ तो फिर नहीं पढ़ाते होंगे आईसीएससी में, क्या नहीं मुझे। मैं सीबीएसई का 10th लेती थी तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं 10th में। 10th ही पढ़ाया।
ठीक है जी, नोट किया। यस मैम। लिख लिया प्रियंका, तिशा, सिद्ध, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिद्धांत? नहीं। चलो चले आगे बढ़े। तो ही ऑब्वियसली ट्राइड वेरियस एलिमेंट्स, बट सबके साथ ही ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो नीचे लिख लीजिए द ट्राइड रूल इज नॉट पॉसिबल विद ऑल द एलिमेंट्स। नॉट सुटेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। It was rejected for various elements like like iron, cobalt, nickel, etc. तो सब पे ऑब्वियसली बात है ये वैलिड नहीं था, बहुतों के लिए ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी कंसीडरिंग। सो इसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था? किसने सुना है न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स? मैंने सुना। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, Yes, ma'am. है ना? ऑक्टेव्स का क्या मतलब है? वही 8, है ना, सारे गामा पा धा नी सा, है ना, जो भी होता है ये। तो बेसिकली उसने क्या किया, अगेन इसने भी एक सिंपल चीज करी। इसने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स थे उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, और उसने ये देखा कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी दैट ऑफ फर्स्ट, जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक, ये सारे गा मा पा धा नी, फिर सा ही आता है ना वहां पे इससे, तो एग्जैक्टली लाइक दैट। तो उसने क्या किया कि elements were arranged in increasing order of their atomic masses. Elements were arranged in increasing order of atomic masses and he observed the eighth element comes below the first. The eighth element has show similar properties of first. Show similar property that of first. Like first. तो उसने क्या किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो ये हो गया सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा आया ना, तो सोडियम। तो ये सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मिलती है ना। तो इसी तरीके से उसने जब अरेंज किया, उसने काफी हद तक अरेंज करा, तो उसे समझ आया कि हाँ एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मिल रही है। लेकिन अगेन ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहा टिल एटॉमिक नंबर 20 के आगे ये सारी चीजें वापस से हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, बस यहां तक ये वैलिड रहा। इसके बाद इट फेल्ड। So the Newland laws of octaves was okay, but till valid till atomic number 20. Also एक बड़ी दिक्कत आ गई, अभी जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने बात की थी तब तक नोबल गैसेस पिक्चर में नहीं आई थी, बट जब नोबल गैसेस पिक्चर में आ गई तो एट्थ एलिमेंट तो नोबल गैस बन गया, जबकि यहाँ पे एट्थ कौन है, सोडियम है। तो वो एट्थ वाली बात आपकी भी गलत हो जाएगी जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हो जाएंगी। तो अगेन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है बहुत ही अच्छा नहीं है। समझ आई बात, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इसमें लिख दीजिए नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। and valid
till atomic number 20. After that it failed. मतलब अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे, बट अगेन बहुत ही जनरलाइज्ड अटेम्प्ट नहीं है जिसको हम लोग यूज कर सके और आगे चल सके. ठीक है जी. इसके बाद आता है बीच में, मतलब आप लोगों ने आई थिंक इसके बाद 10th में सीधा मेंडलीफ पढ़ा हुआ है. मेंडलीफ पढ़ा था, 3 ही अटेम्प्ट पढ़ा Yes, ma'am. है ना. अब बीच में एक और आता है लोथर, मेंडलीफ पढ़ाया था. पढ़ाया था ना. हाँ, लोथर मेयर अब आएगा इनके बीच में. तो पहले सबसे पहले हमारा आया डॉबिनियर, फिर आया हमारा न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव. अब हमारा आएगा बीच में कौन सा, लोथर मेयर. अब वैसे एक्चुअली इसके बीच में एक और भी है टेलुरिक हेलिक्स वगैरह, बट वो तो बहुत ही मतलब यूजलेस थे, आते ही खराब हो गए, तो उसको इनको हम लोग पढ़ते ही नहीं है, मतलब वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट. सो अब हम लोगों ने 2 अटेम्प्ट कर लिए. अब हमारे तीसरे अटेम्प्ट पे, दैट इज गिवन बाय लोथर मेयर. इसका काफी हद तक ठीक था, बट बहुत ही ज्यादा अगेन बहुत ही अच्छा नहीं है. लोथर मेयर ने एक कर्व बनाया था, उस कर्व को हमें स्टडी करना है. अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. पहले बताइए ऊपर वाला सबने नोट कर लिया, सबको समझ आया? यस मैम. ना लोथर मेयर ने क्या किया था, ये जर्मन साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारी फिजिकल पैरामीटर लिया. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, स्क्रीन. Yes, ma'am. ओके. सो लोथर मेयर ने क्या किया, ही यूज्ड सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज such as melting point, boiling point, atomic volume, etc. to relate similarities amongst the particular set of elements. इसका क्या मतलब है? Set of elements. राइट. तो बेसिकली उसने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, बहुत सारे लिए जितने उस टाइम तक डिस्कवर हो गए थे, सबके लिए मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह जैसी कुछ प्रॉपर्टीज मेजर करी और एक ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है, ग्राफ से उसने काफी सारी कंक्लूजन्स करी. सबसे पहले देखते हैं उसका ग्राफ कैसा आया था. तो उसने यहाँ पे लिया हमारा जैसे एटॉमिक वॉल्यूम का उसने ग्राफ प्लॉट किया. सिमिलर ट्रेंड बाकी सारे ग्राफ्स का भी आया था. तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया गया. तो ग्राफ का शेप कुछ इस प्रकार जो है देखने को मिला है. मतलब ग्राफ्स में ना काफी सारे उतार चढ़ाव है, एकदम पहाड़ जैसा ग्राफ बना हुआ है, लाइक दिस. दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस. आए जितने एलिमेंट्स आए जा रहे हैं सबका इसी तरीके से दिख रहा है. तो इस ग्राफ में कुछ चीजें, आप लोगों को टाइम दे दूंगी मैं लिखने का, बट पहले समझिए. इस ग्राफ में उसने कई चीजें जो हैं एनालाइज करी, तरीके से बैठकर देखी कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है. इसने देखा कि जो भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स सब लोग जानते हैं कौन होते हैं, आगे भी पता चलेंगे, अभी बता देती हूँ. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे एल्कली मेटल्स होते हैं. ठीक है, अभी वरी नहीं करना, अभी ये सारे एलिमेंट्स हमें याद भी करने हैं. ठीक है, तो हमारे सारे एल्कली मेटल्स जो थे उनका जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया एटॉमिक वॉल्यूम का, तो देखा गया इन ग्राफ का जो टिप है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे ग्राफ्स का जो टिप था दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय एल्कली मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स
having the highest atomic volume, उसने बोला alkali metals का highest atomic volume होगा, therefore they are occupying the tip of each graph, occupy the tip या highest most point of the graph या maxima of the curve. आवाज आ रही है सिद्धांत? यस मैम आ रही है। तो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्लास का क्या? नहीं मैम मुझे याद था। अच्छा, ओ इसलिए मेरे मैसेज करने के बाद तू क्लास में आया ना? नहीं मैम वो बात नहीं है। माइक, हेलो हाँ माइक भी बिजी। मैम वो नहीं मैम वो एक्चुअली क्या हुआ कि आज ना बहुत से बारिश आई थी तो उस चक्कर में ना तार टूट गई थी वाईफाई की, तो आज रिपेयर हुई है। अच्छा, तो तभी मैं आपको मैसेज देख के आ नहीं पा रहा था। ओके ओके, चलिए। तो alkali metals जो थे they were occupying the tip of the alkali this graph. तो जैसे लिथियम यहाँ आ गया, सोडियम यहाँ आ गया, पोटेशियम यहाँ आ गया, रुबीडियम यहाँ आ गया, सीजियम यहाँ आ गया, इस तरीके से जो टिप थे वो सारे के सारे किसने ऑक्यूपाई करे थे? alkali metals ने, राइट? सेकेंड पॉइंट पहले आप सारे सुन लीजिए। हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं? नो मैम, वो गलती से माइक खुल गया था। ठीक है, alkali metals टिप ऑक्यूपाई कर रहे हैं। alkaline earth metals कौन? alkaline earth metals होते हैं बेरिलियम की फैमिली, बेरिलियम मैग्नीशियम, है ना? तो alkaline earth metals के लिए उसने देखा alkaline earth metals lie about the midpoint of the descending portion. तो ये जो descending portion का मतलब समझे, जो ऐसा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ये वाला, this is the descending portion, this one, this is the descending portion. इस डिसेंडिंग पोर्शन में कहीं बीच में एकदम मिड पॉइंट पे जो है हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, लाई ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो समवेयर है। तो पहली बात तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स AEM, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन है हमारे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है, समवेयर हियर। सो बेरिलियम हियर, मैग्नीशियम इन द मिडल पोर्शन ऑफ दिस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, समथिंग लाइक दिस, राइट? ये यहाँ तक नोट किया है सबने या लिखना अभी? मैम 2 मिनट मैम। हाँ लिख लो कोई बात नहीं। मैम डन। सबने लिख लिया? यस मैम। ओके, सो ये दो चीजें हमें काफी अच्छे से समझ आए, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, है ना? तो ये आप देख रहे हैं काफी मतलब एक तरीके से काफी सही है, क्योंकि इससे हमें समझ आ रहा है कि भाई किसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है, किसका एटॉमिक वॉल्यूम कम है, मतलब कंपेयर टू जो डोबेनेर ने बोला या किसी ने बोला उसके हिसाब से काफी बेटर अप्रोच थी ये, मतलब इस तरीके से। और ऊपर से फिर ग्राफ बनाया उसने, मतलब प्रॉपर आपको यू नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस लिए हैं, तो इसलिए लॉथर मेयर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये काफी इसने इंफॉर्मेशन अच्छी दी है। तीसरी इंफॉर्मेशन इसने हमें क्या दी? इसने ये कहा कि जो हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये जो हैलोजेंस है, जो असेंडिंग पोर्शन होता है, मतलब जहां से ग्राफ चढ़ता है, उस असेंडिंग पोर्शन में लाई करते हैं। तो दो हैलोजेंस occupy positions on the ascending portion of the graph. Ascending portion of the graph. तो हमारा ascending portion कौन सा है ग्राफ का? Somewhere here. This is the ascending portion, right? इस ascending portion पे हमारे हैलोजेंस जो है लाई करने ना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हैलोजेंस एकदम मिडल में रहेंगे या ऐसा कुछ नहीं है, बट हैलोजेंस असेंडिंग पोर्शन में रहेंगे, बस इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एकदम मिडल में रहेंगे या एकदम डाउनवर्ड रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट दे विल बी समवेयर ऑन द असेंडिंग पोर्शन लाइक दिस, नॉट इन द मिडल, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला, असेंडिंग पोर्शन में रहेंगे, राइट। और इस टाइम तक नोबल गैसेस भी डिस्कवर हो गई थी, तो इसने ये भी बता दिया था कि जो हैलोजेंस है इसका पोजीशन एज सच कोई फिक्स नहीं है कि मिडल है या एकदम नीचे या ऊपर है, बस हाँ ये बात पक्की है कि जो नोबल गैसेस हैं उसके बाद रहेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ आफ्टर नोबल गैसेस। और एक बहुत लास्ट फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिली कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होती है दे ऑक्यूपाई द मिनिमम ऑफ द ग्राफ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरली वो आता है एटॉमिक नंबर, आप लोग अगर मैंने आपको याद कराया हो तो आपको याद है 20 के बाद 21 से स्कैंडियम शुरू होता है ना। तो ये जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये मिनिमा ऑफ द ग्राफ जो है ऑक्यूपाई करने वाले, मतलब ये कोबाल्ट, ये निकल, ये सब यहाँ पे मिनिमा पोर्शन जो है इसको ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स है तो आगे पीछे रहेंगे, बट मिनिमा ऑफ द ग्राफ को जो है ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ तक सबको बात समझ आई? सबने नोट करी, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो लॉथर-मेयर का ग्राफ जो था काफी अच्छा था, इसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना मेंडलीव को दिया है, ठीक है। मेंडलीव जितना इंपॉर्टेंस देना है, बस फर्क इतना हो गया कि मेंडलीव को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते क्योंकि उसे याद करना आसान है, और इसको याद करना और एग्जैक्टली हर एटम की पोजीशन याद करना डिफिकल्ट। अब जैसे मैंने इन जनरल बोल दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट मिनिमा लेंगे, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो बेटा मेरे बहुत सारे, अब सारे कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो एग्जैक्ट पोजीशंस तो मैं याद नहीं कर सकती ना सबकी। तो यूजफुल है, एक ऊपर से क्वालिटेटिव आइडिया वो दे रहा है, लेकिन क्वांटिफिकेशन वाइज देखा जाए, बहुत डीपली देखा जाए कि कौन आगे कौन पीछे, थोड़ा आगे क्यों, ये थोड़ा पीछे क्यों, उतना डिटेल नॉलेज हमें यहाँ से याद करना डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द ग्राफ। सो डीमेरिट्स में बस इतना लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर position of each and every element on graph, right? मैम एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। यहाँ पे यस मैम। I'm done. Done? चलिए, now let's finally come to the Mendeleev's periodic table। तो फोर्थ अप्रोच हमारी है मेंडलीव। तो कौन बताएगा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है? हाँ जी, Atomic mass is the function of periodic table. Periodicity. सो
मेंडलीव ने एक्चुअली करा क्या था, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे उन सबका छोटा छोटा फ्लैश कार्ड्स बनाया था, हर एलिमेंट का फ्लैश कार्ड बनाया था उसने, और एक पूरी दीवार पे वो फ्लैश कार्ड्स लगा दिए थे, और फिर उस फ्लैश कार्ड्स को अरेंज करने की कोशिश करी थी कि इसकी प्रॉपर्टीज से मिलती है, इसकी प्रॉपर्टीज से मिलती है, तो अरेंज करा। तो उसको एक कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर एलिमेंट्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा दूं तो द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट इटसेल्फ। सो हम बोलते थे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द मतलब पीरियोडिकली वो रिपीट होते रहते हैं अगर आपने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा दिया। सो मेंडलीव के हिसाब से इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of atomic masses, properties, elements having similar property repeats themselves. Elements having similar property repeat themselves. राइट तो ये एक तरीके से, दूसरी तरीके से मेंडलीव का अगर लॉ बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर दिस फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। आई थिंक यही आप लोग याद करते थे, है ना, जिसको बोलते थे मेंडलीव पीरियोडिक का लॉ जो होता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट periodic function of their atomic masses। ठीक है जी, तो क्या 10th में आपको मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल याद भी करवाते हैं या इतना ही करा के छोड़ देते हैं? मैम सिर्फ फर्स्ट 20 तक करा। टेबल बनवाते हैं एकदम, टेबल बनाते हैं, ओके, याद करने को नहीं बोलते। याद नहीं करते। चलिए, हमें भी मेंडलीव याद नहीं करना है, लेकिन हमारा जो असली पीरियोडिक टेबल है जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं वो हमें पूरा का पूरा याद करना है। सो चलते हैं उसकी तरफ, पहले मेंडलीव को देख लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबने नोट कर लिया ये, हाँ या ना? मैम पहला पाना है। लिख लीजिए। हाँ जी, डन, यस मैम। लिख लिया मानिक, उसने आर्यन, यस मैम। ओके। नाउ आते हैं मेंडलीव के टेबल की कुछ खास बातें। तो मेंडलीव के टेबल में क्या क्या था, उसकी खास बातें क्या थी, पीरियोडिक टेबल उसका कैसा था? उसके पीरियोडिक टेबल में 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम लोग सीरीज बोलते थे, 12 हॉरिजॉन्टल रोज known as series, और इन सीरीज को जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉलम्स में। सो वी यूज टू हैव फ्रॉम 0 to 8, मतलब बेसिकली 9 हमारे पास कॉलम्स होते थे, 9 वर्टिकल कॉलम्स, 0 to 8।
तो 12 सीरीज और 9 वर्टिकल कॉलम्स, इस तरीके से हमारा जो है पीरियोडिक टेबल दिखता था। और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में जो है प्लेस कर रखा था। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें उसने करी थी जब एलिमेंट्स को प्लेस करा उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि कई कई ऐसी जगह उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्कवर होना चाहिए था जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ा। फिर बाद में जब वो डिस्कवर हुआ तो एलिमेंट ने वही पोजीशन, उसकी एक्यूरेट पोजीशन थी जो ऑक्यूपाई करी। तो इस वजह से मतलब मेंडलीफ का भी अटेम्प्ट जो है काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फर्दर तक जो है मेंडलीफ का अटेम्प्ट जो है माना गया। तो यहाँ तक सबको समझ आया। अब मेंडलीफ को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा सारा पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं याद करना, बट ऊपर ऊपर से सारा लेआउट हमें उसका जो है पढ़ना है। तो हमने कहा कि हमारे पास 12 हॉरिजॉन्टल कॉलम है और 9 वर्टिकल रोज है, तो समवट लाइक दिस वो हमें दिखने वाला है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 करते करते 12 तक मेरे पास हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हो जाएंगे, और यहाँ से मैं 0 1 2 ऐसे करते करते हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 8 तक, राइट, लाइक दिस, करेक्ट, हाँ या ना। अब इन्होंने एक काम और किया था, मतलब पहले जब इसने वो बनाया था मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल, तब ऐसा नहीं किया था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, हर कॉलम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ये सबने नोट कर लिया, मैं नीचे स्लाइड कर दूं। यस मैम। तो जो हमारा सबसे पहली जो चीज थी, यहाँ पे जब उसने एलिमेंट्स को प्लेस किया, फिर फर्दर हमने क्या किया, इनको जो वर्टिकल कॉलम्स थे इनको फर्दर डिवाइड कर दिया ए और बी में। तो जैसे मैं यहाँ से आपको इस मार्कर से लिख के दिखाती हूँ, यहाँ से, तो जैसे 0 वाला कॉलम है, तो 0 तो अपना जो था वो रहा एज इट इज रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही इसके अंदर, बट सबको ए बी ऐसे करके जो है फर्दर डिवाइड कर दिया। तो अंदर अंदर ए बी ऐसे, ए बी ऐसे कर दिया। 0 एज इट इज रहा, बट यहाँ पे फिर तीसरे नंबर पे भी हमने क्या कर दिया, ए बी, मतलब थोड़ा सा दूर करके लिख दीजिए, ये ए ये बी, ये ए ये बी, फिर 3 में भी ए और बी, बस 0 को डिवाइड नहीं करा, 8 तक सबको ए और बी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट पीरियड है हमारा, उसमें कौन से एलिमेंट्स रखेंगे। फर्स्ट पीरियड जो फर्स्ट सीरीज थी, एक तरीके से इसको मैं बोल रही हूँ सीरीज या पीरियड, जो भी आप समझे, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड मेंडलीफ का फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट सीरीज जो है, एक तरीके से हम बोलेंगे सबसे शॉर्टेस्ट, वेरी शॉर्ट या शॉर्टेस्ट सीरीज है। उसके अंदर जो है सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसने सबसे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रखे, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन उसने जो है रखा 1 में, और हीलियम उसने रखा एकदम 0, तो बाकी सब खाली। तो हीलियम यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, बस बाकी सब पूरा का पूरा खाली, ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड पीरियड पे, मतलब इस वाली की सेकंड पीरियड, मतलब सेकंड सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रही। ये शॉर्ट था, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट सीरीज थी, 8 ही एलिमेंट रखे गए हैं यहाँ पे। लिथियम से नियोन तक, राइट। तो लिथियम टू नियोन जो है सारे के सारे हमने यहाँ रखे, और ये सब ए में रखे गए हैं, है ना। तो यहाँ लिथियम से नियोन, नियोन यहाँ आ गया 0 में, यहाँ से लिथियम, सो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कंटेन, शॉर्ट। थर्ड पीरियड की तरफ चलेंगे, वो भी शॉर्ट ही है, जस्ट लाइक सेकंड, 8 ही एलिमेंट रखे गए हैं। सोडियम टू आर्गन, नोबल गैसेस जो है वो 0 में है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन आर ऑल केप्ट अंडर 0 ग्रुप, एक तरीके से। फोर्थ जो था थोड़ा बड़ा था, फोर्थ पीरियड बड़ा था, 18 एलिमेंट्स थे इसके अंदर। पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड, अभी तक जब तक आप थर्ड पीरियड के अंदर थे यहां तक, तो सारे एलिमेंट्स जो है बच्चे ए में ही रखे गए थे, बी में कोई एलिमेंट नहीं था, सारे एलिमेंट्स कहां पे थे, ए में थे।
एलिमेंट बी में आने शुरू हुए 4, 5, 6 इस सब में एलिमेंट्स बी में आने शुरू हुए, अदरवाइज एलिमेंट्स बी में नहीं प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसके ऑनवर्ड जब सारे एलिमेंट्स आए 4th ऑनवर्ड्स, तो एलिमेंट्स बी में भी आने शुरू हो गए और इसी वजह से जो है वो अब 8 की जगह 18 हो गए हैं। तो ये भी हमारा लॉन्ग था, 5th पीरियड भी हमारा काफी लॉन्ग था, इसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स थे, रूबीडियम से वगैरह। तो ऐसे करते करते 2, 8, 8, 18, 32 तक वो पहुंचे, लेकिन नीचे वाले बहुत ज्यादा वो नहीं भर पाए क्योंकि वो उतने सारे उस टाइम तक नहीं प्रेजेंट थे। तो जितने बनते गए उन्होंने ऐसे ऐसे करके भर दिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, हाँ या ना? अब ए और बी में कौन से एलिमेंट्स को रखा गया, क्योंकि 4 से एलिमेंट बी में आने शुरू हुए, 1, 2, 3 ओनली एलिमेंट्स वर देयर इन ए, लीजिए ओनली एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन ए। एलिमेंट्स 4 से शुरू हुए, एलिमेंट्स स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग ए एंड बी, बोथ पोजीशंस ए एंड बी। ये सबने नोट किया, हाँ या ना? डन? हाँ जी, ये मैम ये लास्ट पर ये नहीं लिखा है, जो आपने लेफ्ट में लिखा है ना, वो ओनली एलिमेंट्स को प्रेजेंट इन ये नहीं लिखा। हाँ बस लिख लो, कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैम हिलियम को फर्स्ट पीरियड में रखना। नहीं, 0 में बेटा, पीरियड फर्स्ट है हाँ, बट ग्रुप 0 है। यस मैम। मैम हॉरिजॉन्टल रो 7 है ना कहाँ पे? मैम, मेंडलीव के टेबल में। हम्म, मैम 9 तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हाँ ठीक है। और मैम हॉरिजॉन्टल रोज तो 7 होंगी ना। अब मैं बताती हूँ, एक्चुअली जो सबसे पहले मेनलीफ का पेपर जो टेबल आया था ना बेटा, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज थी 12, ठीक है। उसके बाद जब उसने एलिमेंट्स फिल करने शुरू करे तो उसने देखा कि भाई 12 तक तो हम पहुंच ही गए, तो उसने अपनी हॉरिजॉन्टल रोज को मॉडिफाइड मेनलीफ में छोटा कर दिया 10 तक, ठीक है। फिर 10 तक भी सारे एलिमेंट्स नहीं पहुंच पाए तो 7 तक कर दिया था, ठीक है। मतलब बनाए उसने 12 थे, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट्स जो थे मैक्सिमम पहले 7 तक भरे गए, फिर एक्सटेंड करके 10 तक भरे गए। 12 उसने बोला था, लेकिन 12 तक कोई एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो सारे जो सीरीज थी वो खाली पड़ी रही थी, ठीक है। ये 12 और 10 का क्या कॉन्सेप्ट है इसे और अभी डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि ए और बी डिवाइड हो गया ना, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है 7 और 10 में, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, एक बार ये हो जाए फिर बताती हूँ। यहाँ तक हो गया, सबको समझ आया, हाँ या ना? नोट कर लिया माने? यस मैम। अब देखिए यहाँ पे कुछ एनोमलीज देखी गई मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में, तो मेनलीफ ने थोड़ा सा अपना पीरियोडिक टेबल जो है और मॉडिफाई किया। उसने कैसे किया, ये क्या हो गया, ये कैसे हटेगा? मैम वो रूलर। अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, ओके यहाँ से राइट। तो उसने अब दोबारा क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसने फिर से हम एक बॉक्स बना रहे हैं, पहले 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी, अब 10 पर आए हम, ठीक है। तो हमारे पास पहले हम यहाँ कॉलम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। और 0 लास्ट में आ गया 0, ये 0 पहले या लास्ट जहां आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं।
तो ये 9 वर्टिकल कॉलम्स है, ये इसने अपने जो नया मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है उसमें भी उसने यही रखा। अब इसने क्या किया, इन सबको ए बी में डिवाइड कर रखा है ना, ए बी ऐसे ऐसे करके, है ना। तो अब इसने क्या किया, अपने वर्टिकल कॉलम्स पर आ रही है। अब वर्टिकल में देखिए इसने क्या किया, इसने पहले तो रखे 10 ऐसे, एक, ये 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 लाइक दिस। अब क्योंकि ए बी का चक्कर है ना, उसने इस एक सबको कोलाइड करके 7 कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बोला किसने, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, बस सुनिए। पहले उसने कितना बोला था, 12 हॉरिजॉन्टल रोज है, लेकिन फिर जब एलिमेंट्स भरने लगे तो 12 की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसने अपने आप को रिड्यूस कर दिया कि 12 के बजाय कितनी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी बच्चे, 10। ठीक है, 10 हॉरिजॉन्टल रोज, राइट। ये ए और बी दोनों को मिला के। अब इसने क्या किया, इनके अंदर एलिमेंट्स पुट करे। जैसे आपका जो फर्स्ट है 0, उसमें तो हीलियम आ गया, और यहाँ 1 में कौन आ गया बच्चे, हाइड्रोजन। ए और बी है ना, यहाँ पे ए और बी, चल जा भाई। अरे ये ए ये बी, तो इसने ए में क्या रख दिया, हाइड्रोजन, बी इसका खाली है, और सीधा यहाँ पे हीलियम आ गया 0 में। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में ए में आ गया लिथियम, और थर्ड में ए में आ गया सोडियम, फोर्थ में ए और बी दोनों है ना बच्चे। अब ध्यान से सुनिए, उसने क्या किया, यहाँ पे जो रखा वो रखा सोडियम पोटेशियम, और जो बी वाला है ना वो उसने फिफ्थ में रखा, समझ रहे हो, फिफ्थ में उसने रखा कॉइनेज एलिमेंट कॉपर। और फिर इसने क्या किया, ये 1 ये 2 ये 3, अब ये रोमन न्यूमरल्स है, और इन दोनों को मिला के बोल दिया 4। समझ आई बात, इन दोनों को मिला के बोल दिया 5, इनको मिला के बोल दिया 6, इसको मिला के बोल दिया 7। तो ये जो तुम 7 की बात कर रही हो ना, वो ए और बी अलग अलग हो गए ना, इसलिए 7 है। अगर एक साथ लिखोगे 7, अलग अलग करके लिखोगे तो 10। बात समझ आई नहीं आई? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि ए और बी अब अलग अलग हो गए। फोर्थ पीरियड्स में आपको बताया ना, ए अलग होना शुरू हुआ, तो फोर्थ इस वाले 4 से, बट अदरवाइज उसने एक नंबर जो नॉर्मल दिया उसे 4 और 5 कर दिया। ठीक, आप इसको किसी भी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। तो ये आप इसे रोमन न्यूमरल्स में 4b बोल दीजिए, नंबर वाइज बोलेंगे तो आप 5 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसने 2 नंबर चीज बोल दी, एक पीरियड बोल दिया, एक को बोल दिया कि सीरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 और 7 दोनों आप लोग, मतलब आपको समझाने के लिए कि बस 10 और 7 वाला क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अब पोटेशियम के बाद रुबीडियम इसने यहाँ रखा ना, तो दूसरा जो कॉइनेज मेटल होता है सिल्वर, वो उसने 7 पे रख दिया, और दोनों को बोल दिया कि ये नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ रखा सीजियम, यहाँ रखी है इसने गोल्ड, इन दोनों को बोल दिया नंबर 6 है, 7 पर आ गया फ्रेंडशिप। लाइक दिस, ये हुआ है पूरा कंसेप्ट। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि जो रोमन नंबर्स वाले हैं 1 to 7, इसको हम लोग नाम दे देते हैं अलग से। पहले पीरियड और सीरीज एक ही चल रहा था ना, फिर इसने क्योंकि अलग अलग कर दिया, इसने बोल दिया इसको बोल दो पीरियड्स, इसको बोल दो सीरीज। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? तो दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीफ। मैम ये आपने CS के नीचे क्या लिखा है? सीजियम के नीचे गोल्ड, AU। और ये हाँ, अभी हमें पूरा इसका सारे एलिमेंट्स याद नहीं करने, बस मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ कि सीरीज और पीरियड्स को इसने बाद में जब अपना टेबल मॉडिफाई किया, उसको अलग अलग कर दिया। 12 हॉरिजॉन्टल सीरीज पहले उसने बोली थी, फिर उसने रिड्यूस करके 10 बोल दी, 7 पीरियड बोल दिए, और ग्रुप सारे एज इट इज रहे 9 के 9। 0 वाले नोबल गैसेस में प्लेस कर दिए, ए और बी प्लेस कर दिया साथ में। ए में जनरली एल्कली मेटल्स रखे, बी में जनरली उसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू करा। बी में एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड के बाद आने शुरू होंगे, 1 2 3 में बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आए। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस तरीके से कुछ, अब हमें पूरा नहीं भरना, बट आपको ये टेबल जरूर बनाना है पीरियड्स और सीरीज वाला, ताकि आपको कुछ अगर डायग्रामेटिकली वो मेंडलीफ से पूछना चाहे तो आपको एक एक चीज पता हो। एलिमेंट भले ही वो नहीं पूछने वाले, बट वो ये चीज जरूर पूछ सकते कि यार ये कौन सा है, ये सीरीज है, ये पीरियड है, ये क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए।
मेनलीफ की पीरियोडिक के टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे, साइलेंट फीचर्स भी थे, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से उसके बेनिफिट्स भी थे, बट साथ में उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो पहले बेनिफिट्स एक बार ऊपर से देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स। तो कौन मुझे एक एक करके बेनिफिट बताएगा? सबसे पहला बेनिफिट ये था कि उसने काफी अभी तक जितने भी अरेंजमेंट्स आए उसमें से डोंट यू थिंक सो ये काफी बेटर और सिंक्रोनाइज्ड है, ए बी करके प्रॉपर सब ग्रुप्स बना दिए गए हैं और काफी दूर तक, मतलब अगर सोचो आपने उसने 10 सीरीज बनाई है, 18 एलिमेंट 20 एलिमेंट रखा है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने अपने पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट करे, सब ग्रुप्स बना दिए, तो काफी अच्छी तरीके से हम इसके पीरियोडिक टेबल को ध्यान भी रख सकते हैं। साथ में उस टाइम कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे जर्मेनियम, गैलियम वगैरह, तो उनका एग्जिस्टेंस उसने प्रेडिक्ट करा था। उसने कहा था कि यहाँ पर आने चाहिए, उनका अगर ये डिस्कवर होंगे तो उनका पोजीशन ये होना चाहिए, और वो वहीं पर आए थे, है ना। तो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स। लेट्स ये पहले बता दीजिए, सबने लिख लिया? यस मैम। सबसे पहले लिख लीजिए साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडिफाइड मेनलीफ। सबसे पहला तो वही बोल सकते हैं, उस टाइम पे 63 to 70 एलिमेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे, एंड ही अकोमोडेटेड ऑलमोस्ट ऑल द 63 एलिमेंट्स। और जो भी लोथर मेयर था, डोबेनियर था, उन्होंने किसी ने भी 63 एलिमेंट्स नहीं अकोमोडेट किए थे। सो ही अकोमोडेटेड। मैम हाँ जी, मैं पर क्या पता उस समय तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। कहाँ पे उस समय तक हो गए थे जब मेनलीफ की बात थी? उससे ऊपर की नहीं। हो गए तुम? उससे पहले क्या कर रहे वो लोग तो हाँ, उस टाइम 63 नहीं हुए थे, लेकिन जितने हुए थे उतने भी सारे अकोमोडेट नहीं किए गए थे ना, क्योंकि 20 के बाद तो फेल ही होगा ना, ऐसे थोड़ी था कि सिर्फ 20 ही एलिमेंट्स थे, है ना। He accommodated 63 elements in his periodic table. The subgroups made the study of these table comparatively easy, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ये दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द सबग्रुप डिवीजन explains the property of the elements, explains the properties of elements. Some elements were not discovered that time, he predicted their existence. Were not discovered that time, he predicted their existence. जैसे उस टाइम पे गैलियम वाज नॉट नोन, जर्मेनियम वाज नॉट नोन, तो उसने प्रिडिक्ट करा था कि भाई यहाँ पे जो है एक्का एल्यूमिनियम नाम दे दिया था कि एल्यूमिनियम के नीचे आना चाहिए गैलियम, तो एक उसने जगह छोड़ दी थी। सिलिकन के नीचे आना चाहिए जर्मेनियम, तो एक्का सिलिकन नाम दे दिया था, और वो बाद में एक्का एल्यूमिनियम की जगह जो है गैलियम ही फिट हुआ, और एक्का सिलिकन की जगह जर्मेनियम ही फिट हुआ था। तो ही वर नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम, ही प्रिडिक्ट देयर एग्जिस्टेंस करेक्टली। Germanium and gallium were not discovered that time. So जर्मेनियम को उसने बोला था एक्का एल्यूमिनियम, मतलब उसको नहीं पता था कौन सा आएगा, उसे एक्का एल्यूमिनियम करके जगह छोड़ दी थी। सॉरी, इसको गैलियम को, इसको बोला था एक्का सिलिकन। तो दीज वर सम बेनिफिट्स जो मेंडलीफ ने जो है उसके पीरियोडिक टेबल में हमें समझाए थे। फाइनली चलते हैं कि क्या क्या अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अच्छी बात नहीं है तभी तो हम आगे पहुंचेंगे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अरे मैम एक और भी था ना सर, एक का बोरॉन। एका बोरॉन जो है वो एक एल्यूमिनियम बन गया था, क्योंकि बोरॉन की फैमिली में ही एल्यूमिनियम आता है ना, एल्यूमिनियम के बाद ही रखना था वो।
यहाँ तक नोट कर लिया सबने? इन सब में आप धीरे धीरे करके आप देख रहे हो अगेन सारे कॉन्ट्राडिक्टिव होते जा रहे हैं ना, दो वेरिएबल कॉन्ट्राडिक्टिव हुआ, ये मतलब समवट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली कहानी हो रही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपने एक चीज सीखी थी ना कि भैया ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना, आपको जो चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते वही बाद में जाके जो है वो कर Yes, ma'am. ने वो इलेक्ट्रॉन को नोबडी गेव इम्पोर्टेंस, और इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा, जब तक इलेक्ट्रॉन को इम्पोर्टेंस नहीं दी तब तक कोई पूरा वो बता ही नहीं पाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। और फिर जब इलेक्ट्रॉन से जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो हुआ, एक्सपेक्ट कर रहे कि पार्टिकल है, निकला क्या, वेव। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। यहाँ से आप दूसरा ज्ञान सीखेंगे, यहाँ से आप ज्ञान सीखेंगे कि भेड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए। भेड़ चाल होता है ना, जैसे ये यहाँ पे सब भेड़ चाल चल रही है। डोवेनियर ने एटॉमिक मास लिया, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास लिया, मेंडलीफ ने एटॉमिक मास लिया, लोथरमेयर ने एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट, सारे भेड़ चाल में सब एटॉमिक मास को रेफरेंस दे रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा व्हाई एटॉमिक मास, व्हाई देन मोस्टली डिड एक्सपेरिमेंट एंड गॉट टू नो कि एटॉमिक मास ही तो नहीं लेना, एटॉमिक मास ही तो सारी फसाद की जड़ है, जिस वजह से सारा पीरियोडिक टेबल गलत आ रहा है। आपको एटॉमिक नंबर एज अ रेफरेंस लेना है ना। तो यहाँ से हमें ज्ञान मिलेगा कि भेड़ चाल जैसी कोई भी चीज नहीं होती, भेड़ चाल के पीछे नहीं चलना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ तक हुआ सबका, नोट करा सबने? चलो Yes, ma'am. ओके, देन व्हाट वर द डीमेरिट्स? आइसोटोप्स की जगह नहीं है। आइसोटोप जो है एक्चुअली में उनका एटॉमिक मासेस अलग है, तो उनके एटॉमिक मासेस अलग है तो उनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए। जबकि वो एक ही एलिमेंट के हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स अलग हो गए, क्लोरीन के सारे आइसोटोप्स अलग हो गए, तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिफाइंड। were not defined. Isotopes, according to Mendeleev, should take should occupy the different positions. According to Mendeleev, isotopes should take up different positions. बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी पोजीशन सबकी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, है ना। सेकेंड, हाइड्रोजन का पोजीशन वाज नॉट वेरी क्लियर। उसने देखो हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया था, ऊपर चलो पीरियोडिक टेबल में, डिड यू सी उसने हाइड्रोजन को कहाँ रखा, यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी सारे क्या है, मेटल्स। मेटल के साथ एक नॉन मेटल को उठा दिया, तो हाइड्रोजन का पोजीशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल। हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरा बहुत ही गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, क्या भाई, एल्कली मेटल और क्वाइनेज मेटल को साथ में रख दिया। एल्कली मेटल जो होते हैं सबसे सॉफ्ट होते हैं, क्वाइनेज मेटल उतनी हार्ड होते हैं। एल्कली मेटल से क्या आप ज्वेलरी बनाते हो? सोडियम आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को पता ही होगा, सोडियम जो है वो एयर में आते ही फायर पकड़ लेता है, इसलिए उसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ना। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ना कि आप उन्हें जो है ना एकदम ब्लेड से एकदम साफ बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथ तरीके से उसे कट कर सकते हो, जैसे कि क्ले को कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। जबकि उन्होंने उसी में, मतलब अगर आप फर्स्ट पीरियड में ही देखो, उन्होंने क्वाइनेज मेटल्स भी उधर लिख दिए ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, बी पार्ट में देखो, एल्कली मेटल्स के साथ ही कौन रख दिए, क्वाइनेज। ये है एक्सट्रीमली सॉफ्ट, ये उतने हार्ड। अब गोल्ड सिल्वर सी तो ज्वेलरी बनती है, उतने सॉफ्ट मेटल्स थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन प्रॉपर्टीज में क्या आने लग गई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। मतलब किस बेसिस पे आपने जो है ए और बी में, मतलब ए और बी करा, दैट्स फाइन, बट किस बेसिस पे आपने उन्हें फर्स्ट पीरियड में रखा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज में तो बहुत डिफरेंस है। एल्कली मेटल बहुत सॉफ्ट है, क्वाइनेज वाले उतने क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम। समझ आई बात, हाँ या ना? Properties of A and B elements could not match, A and B series could not match, जैसे alkali metals were placed with coinage metals. They show different properties.
So obviously there was a lot of problem with Mendeleev periodic table as well. कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी उसने कर दिए थे कि जिनका एटॉमिक मासेस हायर होता है उसको पहले रख दिया, लोअर वाले को पीछे रख दिया, जस्ट टू मैच द प्रॉपर्टीज। ये भी काम किया है। जैसे कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 होता है और निकल का एटॉमिक मास जो होता है वो 58.5 होता है, जबकि उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया, जबकि उल्टा होना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। समझ आई बात? with higher atomic number were placed first. Mass were placed before the lowest atomic mass to match up the properties. So again Mendeleev is not good, और ये सारी कहानी अब छोड़ते हैं, Mendeleev है, ये है, वो है, और अब चलते हैं अपने असली पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो हमें पूरा का पूरा समझना है, याद करना है और जिसकी डिटेल में हमें जाना है। नोट किया सबने? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हाँ जी, तिशा क्लियर? भूमि? Yes, ma'am. आर्यन, सिद्धांत, मानिक, Yes, ma'am. ओ ये क्या हो गया? यस मैम। पिंकी? Yes, ma'am. एक मिनट। सोनाक्षी? मैम वहाँ फ्यूचर के पहले साइलेंट क्यों लिखे थे? क्या बोला? वहाँ पे फ्यूचर के पहले साइलेंट क्यों लिखे थे? यहाँ फीचर Yes, से ma'am. पहले साइलेंट, साइलेंट मतलब मतलब अच्छी बात है, साइलेंट फीचर्स मतलब गुड थिंग्स, एडवांटेजेस। बस होता है ना, कोई किसी को बोलते नहीं अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, है ना, तो वो वही मतलब है साइलेंट का, अपनी तारीफ के लिए साइलेंट रहना चाहिए। तो जब साइलेंट फीचर्स लिखते हैं मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं। Okay. हाँ जी मानिक जी, क्लियर है? यस मैम। चलो नोट कर लिया सबने? चलो आगे। अब आ जाओ यार, बहुत हुआ इधर उधर की बातें, अब आते हैं काम की चीज पे। तो काम की चीज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो हुआ क्या, इनसे क्या ज्ञान मिला? हाँ जी, हो गया नोट? इन सबसे ज्ञान क्या मिला? इन सबसे ज्ञान मिला कि भेड़ चाल में मत चलो भैया। और इस भेड़ चाल को किसने तोड़ा? इस भेड़ चाल को तोड़ा मोज़ले ने आके। सो मोज़ले डिड ए एक्सपेरिमेंट। जब बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो मोज़ले ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश करी। और जब उसने एक्सरे स्पेक्ट्रा निकाला तो उसने ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में? जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थी उसका अंडर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये देखा गया जब भी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ आ रहा है, दैट ग्राफ इज परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। और जब ये ग्राफ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक मास के साथ आप बना रहे हो ना, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। मतलब जो आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ऐसे करके ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब एटॉमिक मास is not the right parameter to check the structure or the properties of any particular element। अब आप एक बात सोचिए भैया, एक्सरे स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही स्पेक्ट्रोस्कोपी की, लेकिन आप लोगों ने एक नॉर्मल एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसी चीज तो पढ़ी है ना। तो जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा करते थे तो होता क्या था, हम एक लाइट मारते थे और इलेक्ट्रॉन यूज टू जंप, करेक्ट? हाँ या ना? तो जो भी Yes, ma'am. आपने मारी या जो भी फ्रीक्वेंसी निकल के आई, वो कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेट करिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वगैरह वगैरह जैसी चीजें। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे
या जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं वो अगर चेंज होंगी तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आप मार रहे हो उसमें चेंज आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर नॉट प्रोपोर्शनल, मैं बोलूंगी रिलेटेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट से। भैया अगर इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में, तो उसको ट्रांजिशन करने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको ट्रांजिशन कराने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालते हो, एटॉमिक मास से या एटॉमिक नंबर से? एटॉमिक नंबर से निकालते हो ना। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहा है कि आप मैच करना चाह रहे हो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इससे जब फ्रीक्वेंसी और मास का ग्राफ आया वो काफी गड़बड़ आया, लेकिन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जब एटॉमिक नंबर के साथ ड्रॉ किया गया वो स्ट्रेट आया। तो उसने कहा कि भैया जो पीरियोडिसिटी के लॉ में आप एटॉमिक मास लेके चल रहे हो ना, उससे एटॉमिक नंबर से रिप्लेस करो। Properties of the element should be the function of atomic number, not atomic mass. कितने बच्चे ये बात समझ पाए? एक बार दिखा दूं क्या वीडियो फिर से? हाँ जी बताइए। Yes. ठीक है, the physical and chemical property of the element, physical and chemical property. Should be the function of atomic number. चलिए नोटेड। यस मैम। चले आगे। चलिए माने, तिशा, प्रियंका लिख लिया सबने, सोनाक्षी? Yes, ma'am. ओके, आर्यन? Yes, ma'am. चलो अब आते हैं फाइनली द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपको ये पूरा का पूरा हमें अच्छे से करना है। देखिए अब पहले तो देखते हैं हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे है। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, करेक्ट। अब हमारा जो टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए वो कैसा होगा। पहले हम उसका एक बहुत बेसिक सा लेआउट समझते हैं। दिस इज द बेसिक लेआउट ना। यहाँ से जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली बोला जाता है पीरियड्स, वर्टिकली बोला जाता है ग्रुप्स। तो जो वर्टिकल है वो ग्रुप्स है। तो हमारे पास अब 18 ग्रुप्स है, ठीक है। तो दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। This is group 13, 14, 15, 16, 17, 18. So हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स है? 18, करेक्ट। और अब इन 18 को भी कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है 18 ग्रुप, जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 18 ग्रुप। तो कहीं कहीं जगह इसको दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। I'll write with some other marker. ठीक है,
ये इसको 1 को लिख देते हैं 1A ऐसे रोमन न्यूमरल्स में, 2 को लिख देते हैं कैपिटल 2A, ठीक है। 13 को लिख देते हैं 3A, 4A, ये हटाओ ऊपर से, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ऐसा भी लिखा जाता है। और जो बीच के हैं इन्हें लिख देते हैं 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ऐसे करते करते, ठीक है। तो 8B, अब 8B भी इनका जो है ना काफी लंबा जाता है, 7B, 8B इनका काफी लंबा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और बीबी करके चलते। तो अगर ऐसे भी लिखा रहे तो भी एक ही बात है, बट अभी हम लोग एक्चुअली जो लेटेस्ट लॉन्ग फॉर्म है उसमें हम ये ए बी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, हम 1 to 18 ही यूज करते हैं ना। बट आई एम टेलिंग यू दिस ए बी का कॉन्सेप्ट कि एटलीस्ट बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी जैसी क्या चीज है, ठीक है। बट वी टुडे इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वी डोंट यूज दिस, वी यूज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to 18। और वर्टिकल कॉलम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 पीरियड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, हमारे पास 7 पीरियड्स लाइक दिस। तो दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7 पीरियड्स। सो टोटल पीरियड्स मेरे पास कितने हैं 7, टोटल ग्रुप्स मेरे पास कितने हैं 18। अभी आपको दिख रहा है मैंने इसे 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है, लेफ्ट का हिस्सा, मिडिल का हिस्सा और राइट का हिस्सा। तो जो लेफ्ट के 2 ब्लॉक्स है इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो मिडिल के ब्लॉक्स है इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो राइट के ब्लॉक्स है उन्हें बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो हमारे पास एस ब्लॉक ऑन द लेफ्ट, बी ब्लॉक इन द मिडिल, पी ब्लॉक इन द राइट। अब पीरियोडिक टेबल के नीचे ना बेटा ऐसे 2 और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स लिखे जाते हैं, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो टोटल मेरे पास पीरियोडिक टेबल में अगर ब्लॉक्स देखे जाए तो आई हैव 4 ब्लॉक्स। कौन से स्मॉल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो अभी तक आपको याद है आपने ऑर्बिटल्स भी यही पढ़े, एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ। तो जैसे जैसे एस ऑर्बिटल है वैसे ही एस ब्लॉक है, पी ऑर्बिटल के लिए पी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल के लिए डी ब्लॉक है, एफ ऑर्बिटल के लिए एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो जी और एच तक हमें जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अभी तक इतने एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं हुए कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्दर जी ऑर्बिटल में पड़े। तो जब जी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो जी ब्लॉक भी नहीं है हमारे पास। समझ आई बात सबको, हाँ या ना। तो वी हैव 4 ब्लॉक, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। अब एक एक करके हमें ये सबको तरीके से याद रखना है। आज मैं शुरू करवा रही हूँ एस ब्लॉक से। हम लोग क्या करेंगे, हमें एंटायर पीरियोडिक टेबल को निमोनिक्स बना के याद रखना है। जो मैंने निमोनिक्स बनाए हैं जिससे मैं याद कराती हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू मेक एनी अदर निमोनिक्स अगर आपको वो निमोनिक्स से याद नहीं होता है तो। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ऑन द टिप्स चाहिए। समझ में, मैं मजाक नहीं कर रही, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोगों को ऑन द टिप्स याद होना चाहिए। जब तक ये पूरा पीरियोडिक टेबल मुझे याद नहीं होगा टिप्स पे, मैं इस चैप्टर में एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी और ना ही हम इनऑर्गेनिक में जीवन में कुछ कर पाएंगे। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में याद करना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कंप्लीट। एफ ब्लॉक में थोड़ा सा आपको वो मिल जाएगा रियायत, लेकिन एस, पी और डी तो पूरे के पूरे हमें A to Z याद करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबने नोट किया है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी तक हम लोग एटॉमिक नंबर्स या पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते थे? कोई बच्चा है जिसको पीरियोडिक टेबल याद है कंप्लीट, या कराई गई? एस और पी तो कराया गया होगा 10th में या नहीं कराया गया? नहीं कराया मैम 43 याद है, उसके बाद थोड़ा मैम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद है। हाँ, अब ये वाली जो बात आई ना फर्स्ट 20, ये वाला आप लोग कैसे याद रखते हो? आप ऐसे याद रखते हो ना, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे करके। आज के बाद ऐसा याद नहीं रखना। तो ये फर्स्ट 20 और फर्स्ट 30 वाला कंसेप्ट हटा दो, अपन लोगों को ऐसे नहीं याद रखना, ठीक है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर इट दिस वे। अब मुझे कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनेंगे। मुझे याद रखना है एलिमेंट्स ऐसे पूरा पीरियोडिक टेबल वर्टिकल, मतलब टॉप से बॉटम ऐसे।
अभी तक मैं कैसे याद रख रही थी, ऐसे ऐसे नहीं करना, अब कैसे याद रखना है, वर्टिकली। अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे, ठीक है। मैम वर्टिकली याद है, HHELIV हाँ हाँ ऐसे, तो कहाँ तक याद है तुम्हें? मैम फर्स्ट 20। फर्स्ट 20। हाँ वर्टिकली याद रखना है, हॉरिजॉन्टली कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। हाँ अब आते हैं, सबसे पहले डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक का मतलब क्या है? अब कई बच्चे और कई लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, दे राइटेड दिस, ये गलत है। एस इज नॉट कैपिटल, एस हैज टू बी स्मॉल। अगर इससे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं काटेगा, आपका मतलब एक तरीका बता रही है, कॉन्सेप्चुअल एरर है बहुत बड़ा। अगर ये एरर कोई करता है तो हम कहते हैं कि भाई ये मतलब एक बेवकूफ से भी बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है, तो वो है। एस ऐसे नहीं लिखना है, एस पी डी सब स्मॉल लेटर्स है, ओके। सो एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक में हम वो एलिमेंट्स डालते हैं बेटा जिसके इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में एस ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। सो दोज एलिमेंट्स whose last electron enters s orbital belongs to s block। अब ध्यान से सुनेंगे कैसे। स्टॉप राइटिंग, लुक इट ऑन द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड। पहली बार समझेंगे सिर्फ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 1। यस मैम। क्या है? 1s1। यस मैम। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा है? एस में, एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ आई बात, नहीं आई? यस मैम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मानिक? 3 होता है। यस मैम। क्या लिखेगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2। 1:2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डाला? एस में, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। समझ आई बात? अब Yes, ma'am. एटॉमिक नंबर 19 क्या होता है? पोटेशियम। 19 को कैसे भरोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए? 12, 3p6, 4s1, हो गए 19। हाँ या ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. एस में, एस ब्लॉक। तो कौन से एस ब्लॉक के होंगे भैया? वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गिर रहे हैं? एस में गिर रहे हैं। B8 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एस में आया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? 20 में आया, एस ब्लॉक। जिन सबके इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में एस में गिरेंगे वो सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। करेक्ट, हाँ या ना? पहले कोई बच्चा जिसको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? सोनाक्षी, तिशा, प्रियंका, जल्दी जल्दी बोलते चलो। No, ma'am. क्लियर है? कोई दिक्कत? मानिक, सागर, सिद्धांत, नो मैम। ठीक है। प्रिंस, पिंकी, है ना? यस मैम। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लेता है? 2. 2 मैम। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, इसके अलावा सारे इलेक्ट्रॉन पी में जाएंगे या डी में जाएंगे। तो एस में अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। तो आप लोगों को याद है पीरियोडिक टेबल का जनरल फॉर्म? देखिए लेफ्ट, सिर्फ यही 2 ग्रुप्स है ना जिसको एस ब्लॉक में रखा। क्यों 2 ग्रुप में रखा? क्यों 2 ग्रुप एस ब्लॉक में आए? क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप? 2। 2. सही बात, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखिए ग्रुप 1 की बात कर रही हूं मैं, ग्रुप 1। ठीक है, तो ग्रुप 1 में हमारे कौन से एलिमेंट्स है? एस ब्लॉक के। तो ग्रुप 1 के अंदर एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके अंदर एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मतलब उनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। क्या बोला हमने? कुछ भी निमोनिक्स बनाओ, मुझे मतलब नहीं है, मैंने जैसे याद रखा है मैंने वो बता दिया। हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद।
अब निमोनिक्स तो मुझे पता है, मुझे नाम भी पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? इन सब के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है, और इन सब की कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल वो बनेगी NS1, मतलब एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। करके देख लेंगे, पहले आप लोग प्लीज इसे नोट करिए। दिख रहा है सबको? यस मैम। मैं अभी क्या, ये किसकी बात हो रही है? ये ग्रुप 1 की बात हो रही है ना? ग्रुप 1 की, हाँ ग्रुप 1। हाँ, ये तो वर्टिकली याद कर। नोट किया? डन? यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया? तो अब इसको जरा ना, ये जो आपने टेबल बनाया था ना इधर, इसके अंदर ऐसा फिट करके देखते हैं। तो एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स और कैसे कैसे हमने इसे अरेंज किया, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल हमें जो है ना अच्छे से वो करना है। तो मैं एस ब्लॉक की बात कर रही हूँ। एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप्स है, राइट? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 का पीरियड 1, फर्स्ट एलिमेंट हा, सेकेंड ली, थर्ड पीरियड 4 ना, का, रब, से, फरियाद। तो 7 पीरियड तक हमारे पास आगे फ्रांशियम, करेक्ट? अब इन सबका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आप देखिए फटाफट हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है ना? ध्यान देना, 1s2 2s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या आप जनरल ट्रेंड देख पा रही है? 1s1 2s1 3s1 है ना? पोटेशियम देखिए कहां तक जाएगा, 3s2 3p6 4s1, दिख रहा है? तो इसका मतलब रुबीडियम चाहे का एटॉमिक नंबर नहीं भी पता, बट मुझे पता है ये पोटेशियम के नीचे आता, मतलब सीधा लास्ट कहां तक जाएगा? 5s1। ये सीधा लास्ट कहां तक जाने वाला है? 6s1। और ये सीधा लास्ट कहां तक जाने वाला है? 7s1। तो ये फायदा है एटॉमिक नंबर्स और ग्रुप को उस तरीके से याद करने का कि भाई अगर मुझे हायर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नहीं भी पता तो भी मुझे उनकी कॉन्फ़िगरेशन पता है, क्योंकि मुझे पता है वो किसके नीचे बिलोंग करते हैं। तो सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1। अब देखिए केयरफुल, देखिए ये फर्स्ट पीरियड था 1, ये सेकेंड पीरियड था 2, थर्ड पीरियड है 3, फोर्थ पीरियड है 4, फिफ्थ पीरियड है यहाँ 5, सिक्स पीरियड है यहाँ 6, 7 पीरियड है यहाँ 7। मतलब ये जो N है ये आपको बताता भी है साथ साथ कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड का है। तो अगर तुझे पीरियड नंबर एलिमेंट का पता है, तुझे ग्रुप नंबर एलिमेंट का पता है,
तो तुम्हें बेधड़क उसका कॉन्फ़िगरेशन पता रहेगा, इवन दो आपको उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? Yes, ma'am. ठीक है, ये फायदा है हमें पूरे एलिमेंट्स ऐसे याद रखने का। तो मैं अगर अचानक बोल दूं बेटा सीजियम का एटॉमिक नंबर बता या सीजियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल, तुझे नहीं पता एटॉमिक नंबर क्या है ना, तो सिंपल याद करो, हाल ही ना कर अब से फरियाद, सीजियम कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। अच्छा मैम 6th पीरियड में आ रहा है, 6s1 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब अंदर वाले सारे अपन ने क्या कर दिए, इसके भर दिए, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में आएगा। क्लियर हुई बात सबको? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. चलिए अब ऐसे ही चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 2 ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जो ग्रुप 2 है बच्चे, वो शुरू होता है बेटा से। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है जी। अब इन सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, इसका NS1 था, इसका NS2 जाएगा। अब यहाँ एक ध्यान से बात सुनेंगे बच्चे, एवरीबडी बी वेरी केयरफुल। इन एलिमेंट्स को गिनो, कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहे हैं बस, हाँ या ना? जबकि यहाँ पे कितने थे? 7 थे। Yes, ma'am. मैम तो उसमें हाइड्रोजन था ना? यस, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स बेरिलियम से शुरू हुए हैं ये एक्चुअली लिथियम के सामने जाएंगे सारे। तो लिथियम के सामने आएगा बेरिलियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सो बेरिलियम बिलोंग्स टू पीरियड 2, ये याद रखिए। ग्रुप 2 पीरियड 1 खाली है। समझ आई बात? हाँ या ना? क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलते हैं। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या है बेरिलियम का? 4 यस मैम। 2 2s2 दिख रहा है। सेकेंड पीरियड है और 2s2 आ गया है ना। 12 ये कहां तक जाएगा? अपने आप बता दो। 3s2 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 4s2 तक, 5s2, 6s2, 7s2, है ना। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NS1। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। क्लियर? और इसके P ब्लॉक है और D ब्लॉक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो पढ़ना है उससे पहले आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ कर आएंगे, तभी अगली क्लास में समझ आएगा। तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद भी होगा। ठीक है? हाँ जी, मैम लिख पता है? हाँ अगर हो गया तो प्लीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ठीक है, ओके। हैव एवरीबॉडी नोटेड दिस? कैन आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. Done. ओके ओके, चलिए Thank see you, you in ma'am. the next class. Okay, bye bye.